एफएम पर आप सुन रहे हैं मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह, मेरे यानी जानवी के साथ। 2012 मुंबई। 25 साल का लड़का मुंबई की सबसे बड़ी और आलिशान बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ा था, एक हाथ में सिगरेट और अपनी नीली आंखों में एक अजीब सी उदासी लिए। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरमान मलिक। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। शायद वो जानता था पीछे से आवाज देने वाले इस इंसान को। वो आदमी अरमान के साथ आकर खड़ा हो गया, अपने हाथों में विस्की के 2 पैग लिए हुए। उसने एक गिलास अरमान की तरफ बढ़ा दिया। अरमान ने वो गिलास अपने हाथों में लिया और उस इंसान की तरफ देखा और बोलना शुरू किया, राज सिंह, कहिए, क्या काम पड़ गया जो आपको मेरे दरवाजे तक खुद आना पड़ा? राज सिंह, अरमान, जो काम मैं तुम्हें सौंपने आया हूँ वो काम इस पूरी मुंबई में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसके साथ ही राज के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई। राज ने अपनी विस्की का एक घूंट भरा और एक टेबल पर पड़े हुए मैप की तरफ चलते हुए अरमान को इशारा किया। अरमान ने टेबल पर पड़े मैप पर नजर डाली। राज ने कहना शुरू किया, नवी मुंबई में एक बिल्डिंग है जो कि मेरे अंकल के नाम की है। मैंने उनसे कहा कि वो बिल्डिंग मुझे बेच दो, मैं वहां बार और क्लब बनवाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं उन्हें मोटी रकम दे सकता हूँ, बाकी लोगों से ज्यादा। लेकिन वो नहीं माने। ये कहते हुए राज ने अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा। उसकी आंखों में अपने अंकल के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अंकल नहीं माने। उन्होंने अपनी बिल्डिंग किसी दूसरे आदमी को बेच दी और वजह ये बताई कि वो आदमी वहां अनाथ आश्रम खोलेगा। परसों उस जगह की रजिस्ट्री है। राज अरमान की तरफ देखकर बोलना शुरू करता है, मुझे उस बिल्डिंग के पेपर्स अपने पास चाहिए। तुम्हें उस आदमी से वो बिल्डिंग मुझे दिलानी होगी। साम दाम दंड भेद जो भी करो, बस वो बिल्डिंग मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। अरमान चुपचाप सब सुन रहा था। अब अरमान ने बोलना शुरू किया, काम हो जाएगा। राज ने मुस्कुराकर कहा, जानता था, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बोलकर एक लिफाफा अरमान की तरफ बढ़ा दिया। इस लिफाफे में उस आदमी की सारी जानकारी है। ये डील करोड़ रुपए की है। यकीन करो, अगर ये डील हो गई तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अरमान लिफाफा उठाते हुए, परसों शाम तक पेपर्स तुम्हारे टेबल पर होंगे। ये कहते हुए अरमान बिल्डिंग से नीचे आया, पार्किंग से अपनी ब्लैक मर्सिडीज निकाली और हाईवे पर घुमा दी। जहां अरमान अपने आने वाले कल से अनजान था, वहीं कोई और भी जो अपने कल से अनजान अपनी जिंदगी जी रही थी, या कह लो उसे भी इंतजार था। मुंबई। एक लड़की सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, सारी कामों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश में। तभी एक लड़का किचन में आकर बोला, मेरा टिफिन कहाँ है दी? 12 साल का अमित शर्मा। ये लड़का इस लड़की का भाई है और जान भी। लड़की ने मुस्कुराकर टिफिन उसके हाथ में दिया और अमित ने हमेशा की तरह स्कूल जाने से पहले लड़की के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। अमित मुस्कुराता हुआ स्कूल के लिए चला गया। लड़की ने अपने लिए कॉफी बनाई और बालकनी में चली गई। सुबह का मौसम, ठंडी हवाएं अनाया के चेहरे को छूते हुए निकल रही थी। अनाया शर्मा, 21 साल की खूबसूरत लड़की, 5 फुट 4 इंच हाइट, गोरा रंग, सुनहरे लंबे बाल, चेहरा मानो फुर्सत में बनाया हो भगवान ने। खूबसूरती में अप्सरा को भी मात दे, लेकिन आंखों में कुछ था, उसका अधूरापन, उदासी, या इससे ही कुछ मिलता जुलता। अनाया ने अपनी कॉफी खत्म ही की थी कि डोरबेल बज गई। अनाया ने गेट खोला तो नियति सामने खड़ी थी, उसकी मेड। अनाया ने बोलना शुरू किया, कहाँ थी भाभी आप? इतनी देर लगा दी आपने। देखो पूरा घर फैला पड़ा है। आप सफाई करो, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आती हूँ। और हाँ, नाश्ता किचन में रखा है।
पहले उसे खा लेना। नियति ने आते ही नाश्ता किया और अपने काम में लग गई। अब इतने क्यूआर कोड्स, पेमेंट में गलती हो गई तो? वीजा है तो नो गलती। स्मॉल स्टेप से जीतो सबका दिल। जब वीजा कार्ड से पे करने पर मर्चेंट को कार्ड डिटेल्स नहीं, सिर्फ एक टोकन नंबर जाता है, यानी आपका कार्ड और पेमेंट दोनों एकदम सेफ। वीजा मेक्स द बेस्ट हैपन। 9 बजे अनाया अपने कमरे में से भागती हुई आई और नियति से बोली, भाभी आपने नाश्ता किया? नियति ने बोला, जी दीदी, और आपका टिफिन पैक कर दिया है। अनाया नियति को थैंक यू बोलकर नियति के साथ घर से बाहर निकल गई। अनाया ने अपनी एक्टिवा स्टार्ट की और अपने ऑफिस निकल गई। अनाया अपने ऑफिस पहुंची और एक्टिवा पार्किंग में लगाती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ी। तभी उसे उसकी दोस्त अपूर्वा मिल गई। दोनों बातें करते हुए अपने अपने केबिन की तरफ बढ़े। अनाया अपने केबिन में आकर बैठी ही थी, तभी पियून आया और कॉफी देते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। हमेशा की तरह अनाया ने भी उसे मॉर्निंग विश किया और हालचाल पूछे। पियून ने उसे बताया कि बॉस ने आपको उनके केबिन में बुलाया है। ये सुनते ही अनाया को खांसी आ गई और मन में ही बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अब कौन सा नया बम फोड़ेगा ये पेटू मेरे सर पे। 10 मिनट तो उसने ये सोचते हुए गुजार दिए कि लास्ट इवेंट में उसने कौन सी गलती की थी जो उससे ये स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए केबिन में बुलाया गया है। उसने खुद को हिम्मत दी, जो होगा देखा जाएगा महादेव बोलकर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बॉस के केबिन की तरफ बढ़ी। उसने डोर नॉक किया और कहा, मे आई कम इन सर? कम इन अनाया शर्मा, बॉस ने कहा। अनाया केबिन में आई और पूरे कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। पूरे केबिन में धूप और अगरबत्ती की महक थी और साथ में ढेर सारा धुआं भी। बड़ी बड़ी तस्वीरें बॉस की मुंबई के बड़े और बिजनेस लोगों के साथ। दूसरी तरफ बहुत सारी ट्रॉफीज रखी थी। एक तरफ बॉस खड़े होकर लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे थे। उन्हें लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम था, अर्थात धन से। अनाया पूरे 5 मिनट यूं ही खड़ी रही, बॉस की पूजा खत्म होने के इंतजार में। तभी घंटी बजी बॉस के मंदिर की। अनाया ने सोचा, बेटा अनाया तैयार हो जा, ये पेटू अब तेरी घंटी बजाएगा। बॉस सामने आया और अनाया को इशारे से सामने पड़ी चेयर पर बैठने को कहा। 55 साल का मोतीराम चौरसिया, चौरसिया इवेंट कंपनी का मालिक, खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बोलना शुरू करता है, मिस शर्मा, आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना टाइम हो गया? अनाया ने बोलना शुरू किया, सर 3 साल 7 महीने। मोतीराम ने मुस्कुराकर कहा, गुड, तुम्हें याद है जब तुम आई थी मुंबई शहर में नई नई और हमसे नौकरी मांगी थी? अनाया ने हाँ में सर हिलाया। मोतीराम ने बोलना जारी रखा, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। अनाया, सर मुझे सब याद है, आपका एहसान है मुझ पर और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना दूं। मोतीराम, हमें पता है बेटा, तुम मेहनती हो। बॉस ने पहली बार अनाया को बेटा बोला था। अनाया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बॉस को देखकर सोच रही थी, ये क्या है? आई मीन कोई चमत्कार हुआ है या अगरबत्ती का धुआं इस पेटू के दिमाग में चला गया है? नो, नहीं, नेवर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब सोचते हुए अनाया अपनी ही दुनिया में थी। बॉस ने थोड़ी तेज आवाज में उससे पूछा, बेटा तुम ठीक हो? क्या सोच रही हो? अनाया एक झटके के साथ अपनी सोच से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। बॉस ने बोलना शुरू किया, अनाया मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में, और एक पेपर अनाया के सामने रख दिया। मोतीराम ने इशारे से पेपर को पढ़ने को बोला। अनाया के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने मन में महादेव का नाम लिया और वो पेपर उठाया, पढ़ना शुरू किया। पेपर पढ़ने से लेकर उसकी लास्ट लाइन तक अनाया की आंखें बड़ी हो गई और उसने बॉस की तरफ देखा। मोतीराम ने उसे मुस्कुराकर कहा, यस बेटा, यू डिजर्व दिस।
वो पेपर अनाया के प्रमोशन का था। चौरसिया इवेंट एंड ऑर्गेनाइजर कंपनी की इवेंट मैनेजर बन गई थी। उसने खुशी से मोतीराम के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। मोतीराम ने भी उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, जितनी मेहनत तुम अब तक करती आई हो उससे ज्यादा यहाँ करनी पड़ेगी। बड़ी पोस्ट के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आएंगी। खूब मेहनत करना और मेरे उस यकीन को टूटने मत देना जो तुम पर 3 साल 7 महीने पहले किया था। अनाया ने हाँ में सर हिलाया और मोतीराम को थैंक यू बोला और यकीन दिलाया वो अब बहुत मेहनत करेगी। मोतीराम ने प्यून को बुलाया और बोला, मिस अनाया शर्मा का सारा सामान मैनेजर के केबिन में रखवा दो। मिस शर्मा अब मैनेजर की पोस्ट पर हैं। मोतीराम अनाया की तरफ मुड़ा और बोला, मिस शर्मा मुबारक हो अपनी नई पोस्ट के लिए। आज आपका लास्ट डे है इस कंपनी में बतौर एम्प्लॉय, सो सेलिब्रेट कीजिए इस डे को। कल पता नहीं आपको फुर्सत मिले ना मिले। अनाया ने दोबारा मोतीराम को धन्यवाद बोला और उसके केबिन से बाहर आ गई। कंपनी के सब लोगों को पता चल गया था अनाया के प्रमोशन के बारे में। के सामने रख दिया। मोतीराम ने इशारे से पेपर को पढ़ने को बोला। अनाया के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने मन में महादेव का नाम लिया और वो पेपर उठाया, पढ़ना शुरू किया। पेपर पढ़ने से लेकर उसकी लास्ट लाइन तक अनाया की आंखें बड़ी हो गई और उसने बॉस की तरफ देखा। मोतीराम ने उसे मुस्कुराकर कहा, यस बेटा, यू डिजर्व दिस। वो पेपर अनाया के प्रमोशन का था। चौरसिया इवेंट एंड ऑर्गेनाइजर कंपनी की इवेंट मैनेजर बन गई थी। उसने खुशी से मोतीराम के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। मोतीराम ने भी उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, जितनी मेहनत तुम अब तक करती आई हो उससे ज्यादा यहाँ करनी पड़ेगी। बड़ी पोस्ट के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आएंगी। खूब मेहनत करना और मेरे उस यकीन को टूटने मत देना जो तुम पर 3 साल 7 महीने पहले किया था। अनाया ने हाँ में सर हिलाया और मोतीराम को थैंक यू बोला और यकीन दिलाया वो बहुत मेहनत करेगी। मोतीराम ने प्यून को बुलाया और बोला, मिस अनाया शर्मा का सारा सामान मैनेजर के केबिन में रखवा दो। मिस शर्मा अब मैनेजर की पोस्ट पर हैं। मोतीराम अनाया की तरफ मुड़ा और बोला, मिस शर्मा मुबारक हो अपनी नई पोस्ट के लिए। आज आपका लास्ट डे है इस कंपनी में बतौर एम्प्लॉय, सो सेलिब्रेट कीजिए इस डे को। कल पता नहीं आपको फुर्सत मिले ना मिले। अनाया ने दोबारा मोतीराम को धन्यवाद बोला और उसके केबिन से बाहर आ गई। कंपनी के सब लोगों को पता चल गया था अनाया के प्रमोशन के बारे में। सब उसे घेर कर खड़े थे और उसे मुबारकबाद दे रहे थे। तभी अपूर्वा बोली, यार अब तो पार्टी दे दे, मैनेजर बन गई है तू हमारी। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, जब मर्जी पार्टी ले लो। तभी उसमें से एक लड़का अंकित बोला, यार हमारी वाली पार्टी तो तुम करती नहीं हो, तो अब तुम्हारी वाली पार्टी से काम चलाना पड़ेगा। अनाया ने कहना शुरू किया, यस गाइज, यू आर राइट, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकती हूँ, तो तुम सब मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। आज सबका लंच मेरी तरफ से, जिसको जो खाना पीना है खाओ, ये मेरी तरफ से। एंजॉय गाइज। लंच टाइम हो चुका था तो सब कैंटीन की तरफ बढ़े और लंच एंजॉय कर रहे थे। सब उसे मुबारकबाद बार बार दे रहे थे। अनाया भी उनके साथ बैठकर लंच एंजॉय कर रही थी और बहुत खुश थी और डरी हुई भी थी। अंदर ही अंदर जिम्मेदारी का डर अनाया को मन ही मन परेशान कर रहा था। उसने जल्दी अपना लंच खत्म किया और वापस अपने केबिन में आ गई, जहाँ से उसे शिफ्ट होकर मैनेजर के केबिन में जाना था। वो थोड़ी देर अपनी चेयर पर बैठी और अपनी बीती यादें ताजा करती रही। किस तरह वो अपने 9 साल के भाई को लेकर मुंबई आई थी, कितनी परेशानी का सामना किया। उसे ये नौकरी मिलने में भी बहुत परेशानी हुई और आज उसके पास वो सब कुछ है जो उसने सोचा भी नहीं था। अभी और भी बहुत कुछ करना है उसे अपने भाई के लिए। उसे एक अच्छा काबिल इंसान बनाना है, बहुत पढ़ाना है। उसे एक अनाथाश्रम खोलना है जहां उसके जैसे बच्चे अपना भविष्य संवार सकें और उन्हें जिंदगी में वो सब देखना ना पड़े जो उसने देखा है। तभी पियून की आवाज के साथ उसकी आंख खुली। वो चेयर पर बैठे बैठे कब अपने अतीत की यादों में गुम हो गई थी, उसे पता ही नहीं चला।
पियून ने बोलना शुरू किया, दीदी आपका सारा सामान सामने वाले केबिन में शिफ्ट कर दिया है, आप चेक कर लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। अनाया बोली, कुछ नहीं रह गया, सब हो गया, धन्यवाद। आप खाना खा लीजिए कैंटीन में, जो आपको मन हो, बिल मेरे नाम पर बनवा देना। जी दीदी, बोलता हुआ पियून। पियून के जाने के बाद अनाया ने अपनी राइट हैंड पर बंधी हुई घड़ी की तरफ नजर डाली जो 5 बजने का इशारा कर रही थी। उसने जल्दी अपना सामान समेटा और ऑफिस से निकल गई। वो आज की खुशी कुछ लोगों के साथ बांटना चाहती थी। उसने अपनी एक्टिवा पार्किंग से निकाली और चल दी। आधे घंटे के सफर के बाद अनाया एक चाय की दुकान पर रुकी। उसने अपनी एक्टिवा वहीं साइड में पार्क कर दी और वहां खड़े कुछ बच्चों की तरफ उसके कदम बढ़े। सब बच्चे उसे देखकर खुशी से उसका नाम पुकारने लगे, अनाया दीदी आ गई, अनाया दीदी आ गई। अनाया ने आगे बढ़कर सब बच्चों को गले लगाया। सब बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, इसमें शक नहीं था। अनाया ने बोलना शुरू किया, बच्चों आज आपकी दीदी का प्रमोशन हुआ है तो आज की पार्टी बनती है। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। अनाया उन्हें चाय की दुकान के साथ बने हुए ढाबे में लेकर गई। वहां पड़ी घाटियों पर सबको बैठने को कहा और अंदर चली गई। उसने ढाबे के मालिक को बोला, वीर जी ये बच्चे जो खाना चाहें उन्हें खिलाइए। बलविंद्र जो ढाबे का मालिक था उसने अनाया को बोला, जी बेबे बिल्कुल। बलविंद्र ने अपने वेटर को आवाज लगाई और सब समझा दिया। वेटर ने बच्चों के पास जाकर ऑर्डर लिया। अनाया अब बच्चों के पास आकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी और उनके बारे में जानने लगी। वजह ये थी कि उनमें से कुछ बच्चे नए थे जिनसे अनाया नहीं मिली थी। वो सारे बच्चे मुंबई जैसे शहर में सिग्नल पर भीख मांगते थे। कई तो फूल और पेन खिलौने बेचकर अपना पेट भरते थे। अनाथ जो थे वो सब अकेलापन क्या होता है ये अनाया अच्छी तरह जानती थी। उन बच्चों में उसे अपना बचपन दिखता था। वो उन सब की बातें बहुत ध्यान से सुनती रही और अपने फोन में सबके बारे में नोट करती रही, जैसे बच्चों के नाम, उम्र, कौन कहाँ किस जगह क्या काम करता है। ये सब इन सब बातों के बीच में खाना आ गया और सारे बच्चे अनाया से बात करते हुए खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त अनाया उन बच्चों को देख रही थी। एक खुशी थी सबके चेहरे पर। उस खुशी को देखकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दिल में सुकून। वहीं दूसरी तरफ अरमान थोड़ा बेचैन सा था। पता नहीं क्यों वो घर से बाहर निकल आया और गाड़ी निकालकर हाईवे पर ले आया। गाड़ी साइड में लगाकर बाहर आकर खड़ा हो गया। शाम का मौसम था, सुहाना तो होना ही था। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और आती जाती हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। उसने अपनी नीली आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। 2 मिनट बाद अरमान का फोन बजा। बिना देखे फोन उठाया और जैसे उसे पता हो कि फोन किसका है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई सारी डिटेल्स निकाल ली है उस बिल्डर की, बहुत पहुंची हुई चीज है वो, बस नाम का बिल्डर है। इस कारोबार के बहाने और भी कई काले धंधे हैं उसके। नाम है रणधीर चौधरी। बाकी डिटेल्स आपको मिलकर बताऊंगा। अरमान ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। अरमान ने अपनी सिगरेट गिराई और पैर से कुचलकर बुझा दी और बोला, रणधीर चौधरी। वो भी अपनी गाड़ी में जा बैठा और चल दिया। वहीं अनाया ने बच्चों के साथ खाना खत्म किया और बिल पे करने काउंटर पर आकर खड़ी हुई। बलविंद्र ने बिल बताया और उसका कार्ड स्वाइप करते हुए बोला, बेबे तेने गल दसा। अनाया ने हाँ में सर हिलाया। बलविंदर, तुसी बड़ी चंगी कुड़ी हो जो इन बच्चों की खुशी में खुश हो, वरना आजकल के बच्चे कहाँ ये सब करते हैं। अगर करते भी हैं तो सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। आप जैसे बच्चों की वजह से लगता है इंसानियत अभी जिंदा है। वाहे गुरुजी तेनु सारी खुशियां देवे। ये बोलते हुए बलविंदर ने अनाया के सामने हाथ जोड़ दिए। बदले में अनाया ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए और ढाबे से बाहर आ गई। बच्चों के साथ वो चाय की दुकान पर आ गई और चाय वाले काका को आवाज लगाई, काका हम सबके लिए चाय दीजिए। काका, जी बिटिया। अनाया बच्चों को लेकर पास पड़े खाली मैदान में जाकर फुटबॉल खेलने लगी। वहीं अरमान ने थोड़ी दूर चलने के बाद अपनी गाड़ी एक चाय की दुकान के पास रोक ली।
गाड़ी से उतरकर अरमान ने चाय वाले काका को एक चाय के लिए बोला और साथ में पड़ी हुई खाली बेंच पर बैठ गया और एक गहरी सोच में डूब गया। तभी उसका ध्यान सामने वाले मैदान में से हो रहे शोर से टूटा। उसने देखा 12 या 15 बच्चों के साथ एक लड़की फुटबॉल खेल रही है। अब अरमान का पूरा ध्यान उस लड़की को देखने में था। लाइट ब्लू रंग की थोड़ी रफ सी जीन्स, ब्लड रेड रंग का कुर्ता, कमर से नीचे तक आते उसके सुनहरे बाल, गोरा रंग, पतली सी लड़की। उसकी लटें चेहरे पर आ रही थी जिन्हें वो खेलते हुए बीच बीच में हटाने की कोशिश कर रही थी। इन सबके बीच में जो उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत बना रही थी वो उसकी हंसी। वो बच्चों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसने उन बच्चों के बीच में बड़े होने का एहसास ही खो दिया। अरमान की नजर अब भी उस पर थी। बिना पल के झपकाए अपनी नीली आंखों से उसे ही देख रहा था। उसने नोटिस किया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और न जाने कब तक वो उसे देखता ही रहा। तभी काका ने आकर उसे चाय का ग्लास दिया। काका ने मैदान की तरफ देखते हुए आवाज लगाई, अनाया बिटिया, चाय बन गई है, जल्दी आ जाओ नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अनाया जल्दी से सारे बच्चों को लेकर दुकान पर आ गई और सारे बच्चों को चाय पकड़ाई, लेकिन उसकी नजर अब तक अरमान की ओर गई ही नहीं, जो पिछले 15 मिनट से हो रहा था। अरमान ने अब अनाया को और करीब से देखना शुरू किया। 5 फुट 4 इंच हाइट, सुनहरे रंग के बाल, गुलाबी रंग के होठ, काली आंखें, खूबसूरत हंसी। सबसे अलग चीज जो उसकी मुस्कान को और भी खूबसूरत बना रही थी, उसके गुलाबी होठों के नीचे एक दिल। अरमान ये देखते ही मुस्कुरा बैठा। वहीं अनाया ने चाय पीने से पहले अपने बालों को बांधा और चाय पीने लगी। बच्चों से बात करते करते वो उनकी बातों पर हंसती और उन्हें अपनी बातों पर हंसाती। इस बीच अनाया की नजर अरमान पर रुकी, जो उसे ही देख रहा था। अनाया की नजर अरमान की नजरों से मिली कुछ सेकंड के लिए, फिर अरमान ने अपनी नजरें नीचे कर ली और चाय पीने लगा। ये देखकर अनाया ने भी अपनी चाय खत्म की और काका को चाय के पैसे दिए। फिर सब बच्चों को बारी बारी से गले लगाया और अपना ध्यान रखने के लिए बोला। अनाया ने सबको बाय बोला और फिर अपनी एक्टिवा स्टार्ट करके वहां से चली गई। अरमान ये सब देख रहा था। वो नहीं जानता था क्यों इस लड़की को देखकर उसका दिल इतनी तेज रफ्तार से धड़का, लेकिन ये तय था, आने वाला समय कुछ तो साथ लेकर आने वाला था इन दोनों के लिए। अरमान ने चाय के पैसे काका को दिए और वहां से निकल गया अपने घर की तरफ, उस आदमी से मिलने जो रणधीर चौधरी की डिटेल्स देने वाला था। उसने गाड़ी अपने घर की तरफ तेजी से घुमा दी। अगले कुछ ही मिनटों में वो अपने बंगले की पार्किंग में था। तभी उसका फोन बजा। भाई, इंतजार कर रहा हूँ आपका घर में। अरमान, 2 मिनट। अरमान अपने आलिशान बंगले में एंट्री लेता है। बड़ा सा बंगला, जिसे एक आलिशान महल कहना बुरा न होगा। मेन गेट खुलते ही एक खूबसूरत ड्राइंग रूम, महंगे कालीन से ऊपर टंगे झूमर तक सब 4 चांद लगा रहे थे। अंदर आते ही अरमान की नजर 6 लोगों पर पड़ी, जो उन खूबसूरत सोफों पर विराजमान थे, जो उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरमान के एक इशारे पर सब उसके पीछे पीछे चल दिए। फर्स्ट फ्लोर पर उसने सबको इशारे से बैठने को कहा और खुद खड़ा रहा। अरमान ने एक सिगरेट सुलगाई और वहां बैठे सब आदमियों से बोलना शुरू किया। तुम सबको जो काम दिया था वो हुआ या नहीं? उनमें से एक लड़के ने बोलना शुरू किया, जिसका नाम मोहन था। भाई, आप कुछ कहें और हम वो ना करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। उस बिल्डर की पूरी जन्म कुंडली आपके सामने है। ये कहते हुए उसने एक फाइल अरमान की तरफ बढ़ा दी। अरमान ने उस फाइल को खोलकर देखना शुरू किया। मोहन इस दौरान सारी जानकारी बताने में बिजी था। भाई, ये है रणधीर चौधरी, 40 साल का एक मशहूर बिल्डर। तभी एक फोटो आगे करते हुए मोहन ने बोलना जारी रखा। 4 साल पहले मुंबई आया था, मुंबई जैसे शहर में राज करने। दुनिया की नजरों में एक बिल्डर, घर परिवार वाला आदमी, मुंबई का नामचीन हस्ती।
इसके फैमिली में इसकी बीवी है 35 साल की मनोरमा, 2 बच्चे आयन और कार्तिक। इसका पिता है जो इसके साथ ही रहता है और इसके सारे काले कारनामों में बराबर से साथ देता है। रेप, चोरी, ड्रग डीलिंग, शराब, शबाब, हर काम में इसका हाथ और पैर दोनों हैं। इसने राज सिंह के अंकल से वो प्रॉपर्टी झूठ बोल के खरीदी है। वो यहाँ पर अपना शराब का कारोबार बढ़ाना चाहता है। परसों ये रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाला है 1 बजे। आप कहें तो इसे रास्ते में ही उड़ा देते हैं। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अरमान ने कुछ सोचते हुए बोला, इसके साथ मीटिंग फिक्स करो और तैयार रहो, कल हम इस बिल्डर से मिलने जाएंगे। जी भाई, बोलता हुआ मोहन और बाकी लोग वहां से चल दिए। अरमान वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया और आंखें बंद करके कल के बारे में सोचने लगा। अभी 5 मिनट ही बीते थे कि उसने अपनी आंखों पर किसी के हाथ महसूस किए। उसने अपने हाथों से उन हाथों को थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोला, शिवन्या, तुम कब आई? एक क्यूट सी 22 साल की लड़की सामने आकर बैठते हुए बोली। भाई, तब जब आप किसी सोच में डूबे हुए थे। आप ठीक हो ना? अरमान उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, मेरी गुड़िया मेरे साथ है तो मुझे कुछ होने का सवाल ही नहीं होता। तू कैसी है? तेरी कॉलेज ट्रिप कैसी रही? एंजॉय किया ना? शिवन्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाई, बहुत मजे किए। बस आपकी बहुत याद आती थी। मन करता था किसी पंछी की तरह उड़कर आपके पास आ जाऊं। टेंशन होती थी, पता नहीं कि आप मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे। खाना टाइम पर खा रहे हो या नहीं, टाइम पर घर आते हो कि नहीं। मिस यू अ लॉट भाई। ये कहते हुए शिवन्या अरमान के गले लग गई। अरमान ने भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, मेरी ताकत है तू। अब बच्चे की तरह रोएगी तो मुझे कौन संभालेगा? शिवन्या अरमान से बोली, भाई मैं रो नहीं रही हूँ। अरमान, सच में? उसने ये कहकर शिवन्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और सच में शिवन्या की पलकें भीगी थी। अरमान हंसकर, हाँ, सच में मेरी गुड़िया रोती नहीं है, बस पता नहीं कहाँ से उसकी आंखों में नमी आ जाती है। ये सुनते ही शिवन्या हंस पड़ी और अपने भाई के गले लग गई। अरमान भी किसी बच्चे की तरह उसके सर पे हाथ फेरता रहा। तभी शिवन्या खड़ी हुई और अरमान से बोली, जल्दी जाइए भाई आप, और फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आइए। मैं आज आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। अरमान किसी बच्चे की तरह सर हाँ में हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ अनाया घर जाने से पहले एक आइसक्रीम पार्लर में गई और अपने भाई की फेवरेट आइसक्रीम पैक करवाई और घर आ गई। एक्टिवा पार्क करते हुए वो मेन रोड की तरफ बढ़ी ही थी कि उसने देखा अमित ने बिना कुछ बोले गेट खोल दिया। उसके बिना बेल बजाए अमित बिना कुछ बोले मुस्कुराया और उसके गले लग गया। अमित, कांग्रेट्स दी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। अनाया हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अमित अनाया को अंदर लाकर बिठाता है और बोलता है, अपूर्वा दी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि आज ऑफिस में क्या हुआ। अनाया मन में सोचती है, इस अपूर्वा की बच्ची ने सारे प्लान का सत्यानाश ही कर दिया। अनाया अमित की तरफ आइसक्रीम का डिब्बा बढ़ाती है और बोलती है, तेरी फेवरेट आइसक्रीम। अमित ने वो डिब्बा लिया और किचन में जाकर फ्रिज में रख दिया। अनाया ने ये देखकर पूछा, खाना नहीं है क्या? अमित ने उसके पास बैठते हुए कहा, खाना खाकर, दोनों साथ में बैठकर खाएंगे, बहुत भूख लगी है दी, कुछ बनाओ ना। अनाया उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू फ्रेश होकर आ, मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। अमित अपने कमरे में चला जाता है और अनाया अपने कमरे में जाकर फ्रेश होती है और जल्दी से किचन में आकर खाना बनाने लगती है। तभी अमित भी अपने कमरे से निकलकर किचन में आकर किचन के स्लैब पर आकर बैठ जाता है। अनाया उसे पूरे दिन की बातें बताती है, बॉस के प्रमोशन लेटर से लेकर बच्चों के साथ चाय पीने तक सारी बातें। अमित भी उसे अपने स्कूल से लेकर ट्यूशन की सारी बातें बताता है। दूसरी तरफ अरमान अपने बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसके मन में अनाया का वो खूबसूरत चेहरा आया, बिखरे हुए बाल, उन्हें संवारते हुए अनाया जिस तरह बच्चों के साथ खेल रही थी, सब कुछ। अनाया को उसे यूं देखना और फिर नजरें हटा लेना, पहली बार उसने किसी लड़की को इस तरह देखा था और पहली बार ही उसका दिल किसी लड़की को देखकर धड़का।
वो 20 मिनट जैसे उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे हों। ये सोचकर ही अरमान मुस्कुरा उठा और उसके गालों पे पड़ने वाले डिंपल और भी गहरे हो गए। यूं तो अरमान भी किसी हीरो पर्सनालिटी से कम नहीं था। 6 फुट 4 इंच हाइट, दूध जैसा गोरा रंग, पूरे बॉडी की बनावट ऐसी कि किसी भी प्रोफेशनल मॉडल को पीछे छोड़ दे। उसकी गर्दन से शुरू होकर पूरी पीठ को कवर करता हुआ महाकाल का टैटू जो उसकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा रहा था, और झील से भी गहरी उसकी नीली आंखें जो भी उनमें एक बार देख ले गुम हो जाए। कुल मिलाकर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी। अरमान जल्दी से अपनी सोच से बाहर आया और जल्दी से कपड़े पहनते हुए नीचे की तरफ चल दिया। वो जानता था शिवन्या उसका इंतजार खाने की टेबल पर कर रही होगी। बिना अरमान के शिवन्या ने कभी खाना नहीं खाया, तो आज कैसे खा लेती? उसने नीचे जाकर देखा, शिवन्या उसका ही इंतजार कर रही थी। शिवन्या, भाई लड़कियों से भी ज्यादा टाइम आप लगाते हैं नहाने में, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये सुनते ही अरमान मुस्कुराकर बोला, मेरा भी यही हाल है। शिवन्या मुस्कुरा बैठी और खाना सर्व करना शुरू किया। खाने का पहला निवाला अरमान ने हमेशा की तरह शिवन्या को खिलाया, फिर खुद खाना शुरू किया। शिवन्या खाना खाते हुए बोली, भाई एक बात बताओ, मेरे जाने के बाद आप अपनी पहली बाइट किसको खिलाओगे? अरमान ने हैरानी से शिवन्या को देखकर पूछा, तू कहाँ जाएगी? शिवन्या, मेरी शादी हो गई या आपके प्लान के हिसाब से पढ़ने के लिए लंदन? तब अरमान बोला, तेरे लिए ऐसा लड़का लेकर आऊंगा जो हमारे साथ साथ इसी घर में रहे। शिवन्या, अगर मैं पढ़ने लंदन चली गई तब आप क्या करोगे भाई? अब अरमान चुप था। शिवन्या ने बोलना शुरू किया, भाई आप शादी कर लो ना, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी इस घर में एक लड़की की। पूरे दिन आपके इन आदमियों को देखकर आदमी जैसे हरकतें करने लगी हूँ मैं। गेट पर खड़े गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। अरमान, मुझ जैसे गैंगस्टर को कौन अपनी लड़की देगा? कोई भी अच्छे परिवार की लड़की शादी क्यों करेगी? शिवन्या, भाई आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भगवान हर किसी के लिए किसी न किसी को जरूर बनाता है। आपके लिए भी कोई होगी जो आपका इंतजार कर रही होगी। अरमान ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा? शिवन्या माहौल को हल्का करने के मकसद से बोली, वैसे भाई कोई आप में इंटरेस्टेड है? आप कहो तो बात आगे चलाऊं? अरमान हैरानी से, कौन? शिवन्या, मोनिका, कंचन, सोफिया, नैना और भी बहुत आपके बारे में पूछती रहती हैं। कईयों ने तो आपके नंबर भी मांगे पर मैंने नहीं दिया, सोचा आपसे पूछ लूं। शिवन्या अपने दोनों हाथ गाल पर रखते हुए, तो क्या ख्याल है आपका, दे दूं उन्हें आपका नंबर? अरमान स्टाइल से हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं मेरी माँ, ये सब मत करियो। इस बात पर शिवन्या और अरमान दोनों हंस पड़ते हैं। शिवन्या और अरमान ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और फिर सोफे पर आ बैठे और बातें करने लगे। शिवन्या ने उसे अपनी ट्रिप की सारी बातें बताई। वो कहाँ कहाँ घूमी, कहाँ रुके, वहाँ क्या क्या किया, क्या खाया, सब कुछ। तभी सामने दीवार पर लगी घड़ी ने 10 बजने का शोर किया। ये देखकर अरमान ने शिवन्या को सोने को कहा। वो शिवन्या को उसके कमरे तक छोड़ने आया और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अपने कमरे में आकर अरमान अपनी बालकनी में खड़ा हुआ और एक सिगरेट सुलगाई और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। वो रणधीर चौधरी से मिलने की सोचकर रहस्यमय से मुस्कुरा उठा, फिर अपने बेड पर सोने चला गया। अनाया का घर। अनाया ने खाना बनाया और अमित के साथ बैठकर खाना खाया। फिर अमित 2 कटोरियों में आइसक्रीम डालकर ले आया। अमित ने एक कटोरी अनाया की तरफ बढ़ा दी। अनाया ने कटोरी ली और आइसक्रीम खानी शुरू की। अमित ने कटोरी से आइसक्रीम ली और पहली बाइट अनाया को खिलाई। अनाया ने मुस्कुराते हुए आइसक्रीम खाई। दोनों ने अपनी आइसक्रीम खाई और अनाया ने अमित को सोने के लिए कहा। गुड नाइट दी बोलकर अमित अपने कमरे में चला गया। वहीं अनाया अपने कमरे में आ गई और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसने बालकनी में खड़ी होकर ऊपर आसमान में चांद को देखा। मौसम सुहाना था। ठंडी हवाएं अनाया को छू रही थी।
उसने चांद की तरफ देखना जारी रखा। चांद वाकई आज बहुत खूबसूरत दिख रहा था और अधूरा भी। उसके जैसा और कोई भी नहीं था खूबसूरत, पर अधूरा और अकेला। अनाया कुछ देर और वहां खड़ी रही, फिर अपने कमरे में आकर सोने के लिए बेड पर लेट गई। सुबह 6 बजे अरमान का घर। अरमान को आदत थी जल्दी उठने की। वो उठा और फ्रेश होकर शिवन्या के कमरे की तरफ बढ़ा। अरमान को आदत थी सुबह उठकर शिवन्या का चेहरा देखने की। पूरी दुनिया में बस यही एक चेहरा था जिसे देखकर अरमान के दिल को सुकून मिलता था। अरमान ने शिवन्या के कमरे का दरवाजा खोला और देखा शिवन्या अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। अरमान ने उसके बेड पर बैठते हुए प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और बोला, गुड़िया उठ जा, सुबह हो गई। भाई बस 5 मिनट और, बोलकर अरमान के गोदी में सर रखकर वापस सो गई। इस दौरान अरमान बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरता रहा। 20 मिनट बीत चुके थे। अरमान ने फिर शिवन्या को बोला, गुड़िया उठ जा, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। शिवन्या ने उठकर अरमान को गुड मॉर्निंग विश किया और अरमान भी उसे गुड मॉर्निंग बोलकर अपने कमरे में चला गया। तभी अरमान का फोन बजा। उसने देखा तो राजू का फोन था। राजू अरमान के लिए काम करता था। दरअसल राजू, मोहन, शंकर, शेरू, संजय और गोलू, ये 6 लोग अरमान के लिए काम करते थे। बिना देर किए अरमान ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई रणधीर चौधरी 12 बजे अपने घर पे मिलेगा, हमें उससे उसी के घर पर मिलना पड़ेगा। अरमान, ठीक है। ये सुनकर ओके भाई बोलकर राजू ने फोन काट दिया। अरमान तैयार हुआ और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गया। शिवन्या वहीं अरमान का इंतजार कर रही थी। अरमान जल्दी से टेबल पर बैठा और शिवन्या ने उसे ब्रेकफास्ट सर्व किया और खुद भी ब्रेकफास्ट करने लगी। दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया तो शिवन्या ने अरमान से कहा, भाई आप मुझे आज कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? अरमान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, गुड़िया ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा और पिक भी कर लेगा, मेरा जाना जरूरी नहीं है। शिवन्या, भाई आप मुझे कॉलेज छोड़ोगे या नहीं? ये ड्राइवर काका तो रोज ही मुझे पिक एंड ड्रॉप करते हैं, आप अपनी बताओ। अरमान उसे गले लगाकर कहता है, ठीक है नौटंकी। खुश होते हुए शिवन्या जल्दी से अपने कमरे में गई और कुछ बुक्स और बैग उठाया। अरमान ने भी गाड़ी निकालकर शिवन्या का वेट करने लगा। शिवन्या जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई। अरमान ने गाड़ी उसके कॉलेज की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी में बैठकर शिवन्या ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और फिर अपने फोन से कनेक्ट करके गाना चला दिया और साथ में गाने भी लगी, लग जा गले। अरमान ये देखकर मुस्कुराया और कुछ सोचने लगा। शिवन्या ने कुछ मिनट बाद म्यूजिक ऑफ किया और अरमान से पूछा, क्या हुआ भाई, आप क्या सोच रहे हो? अरमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोच रहा हूँ कि मेरी गुड़िया अब बहुत बड़ी हो गई है, जो ऐसे गाने सुनने लगी है, तो तेरे लिए जल्दी से एक लड़का ढूंढना शुरू कर दूं? शिवन्या नाराज होते हुए बोली, भाई मैं आपको इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाने वाली, ये आप अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो। अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं, जैसे आपकी शादी करवानी है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और भी बहुत कुछ करना है लाइफ में शादी को छोड़कर। बातें करते करते शिवन्या का कॉलेज आ गया। अरमान ने उससे अपना ध्यान रखने का बोला। शिवन्या गाड़ी से उतरकर कॉलेज के अंदर चली गई। अब अरमान ने अपनी गाड़ी घर की तरफ वापस घुमा ली और तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। अनाया का घर। सुबह उठकर अनाया ने नाश्ता और लंच बनाया। तब तक अमित भी तैयार होकर आया और दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। स्कूल जाते वक्त अमित ने हमेशा की तरह अनाया के पैर छुए और अनाया ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और गले लगाकर बोली, अपना ध्यान रखियो अमित, और आप भी दीदी, बोलकर अमित अपने स्कूल के लिए निकल गया। अनाया ने जल्दी से अपना बाकी काम खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गई। 9:30 बजे अनाया अपने ऑफिस पहुंच गई। पूरे ऑफिस के लोगों ने अनाया को मुबारकबाद दी और एक फूलों से सजा गुलदस्ता उसे दिया। अनाया ने सबको थैंक यू बोला। तभी मोतीराम चौरसिया सामने से आता हुआ दिखाई दिया। सबने मोतीराम को गुड मॉर्निंग विश किया और अनाया की तरफ बढ़ते हुए मोतीराम ने कहा, मिस अनाया शर्मा, आपको आपकी मैनेजर की पोस्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। अनाया,
सर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। आई प्रॉमिस। मोतीराम। आई नो मिस शर्मा, बोलकर वो अपने कैबिन में चला गया। अब अनाया अपने केबिन में आई और बैठ गई। वो बहुत खुश थी ये सब देखकर। उसकी मंजिल की तरफ उसका पहला कदम था ये। अनाया मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ अरमान अपने आदमियों के साथ निकल चुका था। रणधीर चौधरी के मिलने के बारे में सब बात करते हुए जा रहे थे। वहीं अरमान उनसे अलग बिल्कुल शांत बैठा था। 2 गाड़ियां चौधरी मैंशन के बाहर आकर रुकी। अरमान अपने आदमियों के साथ चौधरी मैंशन में घुसा। रणधीर अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी अरमान अपने आदमियों के साथ वहां आ गया और उसके टेबल पर जा बैठा। पूरा परिवार अरमान को हैरानी से देखता रह गया। रणधीर इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो गया और बोला, कौन हो तुम और ऐसे कैसे अंदर आ गए? सिक्योरिटी सिक्योरिटी, चिल्लाने लगा। अरमान, मिस्टर रणधीर चौधरी, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। आपके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त धूप सेक रहे हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो हम कहीं अकेले में बैठकर बात कर सकते हैं। ये बोलते हुए अरमान की नजर वहां खड़े बच्चों पर गई जो बहुत डरे हुए थे। ये कौन सा तरीका हुआ मुझसे बात करने का? अगर मिलना है तो मेरे ऑफिस जाकर अपॉइंटमेंट लो और फिर मिलो। रणधीर ये बोलते हुए अरमान पर चीखा। अरमान अभी भी शांति से बैठा था, जैसे उस पर रणधीर की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। अरमान के साथ आए आदमियों में से शंकर ने बोलना शुरू किया। आराम से भाई की बात सुनोगे तो तुम्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलते हुए उसने अपनी गन निकालकर टेबल पर रख दी और अरमान के साथ आकर खड़ा हो गया। ये सब देखकर रणधीर बहुत घबरा गया और उसने सबको अपने पीछे आने का इशारा किया। अरमान और उसके आदमी रणधीर के पीछे चलने लगे। आगे रणधीर, उसके पीछे अरमान और उसके पीछे उसके आदमी। रणधीर एक कमरे में आकर रुका, जो शायद उसका ही कमरा था। उसने अंदर आकर सबको अंदर आने का इशारा किया। सबसे पहले अरमान अंदर गया। तभी रणधीर ने अरमान को उसके पीछे उसकी गर्दन से पकड़ा और गन उसके सर पर तान दी और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसकी बॉडी बाहर धूप सेक रही होगी। ये सब सुनकर अरमान के सारे आदमी जोर से हंसने लगे और हंसते हुए रणधीर के कमरे में आ गए। रणधीर ये सब देखकर हैरान हो गया और उसने अरमान की तरफ देखा, जो अभी भी शांत खड़ा था, बिना कोई चिंता के। उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे, जैसे यहाँ हो रही किसी भी बात का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। अरमान ने रणधीर का हाथ मोड़कर उसके जबड़े पर एक घूंसा दे मारा। रणधीर दर्द से तड़प उठा और उसके हाथ से गन छूटकर गिर गई। अरमान ने गन पैरों से सरकाकर अपने आदमियों की तरफ कर दी और खुद वहां पड़े सोफे पर जा बैठा और एक सिगरेट सुलगा ली। रणधीर ने किसी तरह जमीन से उठकर सामने पड़े टॉवेल से अपने मुंह से गिरते हुए खून को संभाला और अरमान के सामने पड़े बेड के कोने में बैठ गया और हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम लोग? आखिर क्या चाहते हो मुझसे? मोहन आगे आते हुए बोला, अगर यही काम की बात तुमने पहले सीधे तरीके से पूछ ली होती तो तुझे इस कदर परेशान ना होना पड़ता। तुम आज कोई प्रॉपर्टी लेने जाने वाले थे अंधेरी में। ये लाइन अरमान ने बोली और रणधीर की तरफ देखा। रणधीर डरते हुए, हाँ, लेकिन तुम्हारा उससे क्या मतलब? अरमान, मतलब तो हमें उसी प्रॉपर्टी से है, तुझसे नहीं। रणधीर हैरानी से, तुम लोग कौन हो? अरमान, अरमान मलिक। रणधीर हैरानी से, अरमान मलिक, इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर, लेकिन तुम्हें उस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? मोहन, वो प्रॉपर्टी तुम मत खरीद, बस इतना सा मतलब है हमें। रणधीर गुस्से से, वो प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा और वहां अनाथ आश्रम खोलूंगा। अरमान हंसते हुए, तू वहां अपनी शराब की फैक्ट्री खोलना चाहता है, अनाथ आश्रम नहीं। तू अपने अच्छे होने का ढोंग दुनिया के लिए संभाल कर रख। रणधीर, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? तुम्हें ये खबर किसने दी? राजू,
इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ पता है हमें तेरे बारे में। ड्रग माफिया, शराब, चोरी, रेप और भी बहुत गैर कानूनी काम है तेरे। तू कहे तो लाइव टेलीकास्ट दिखाऊं? रणधीर की हालत बता रही थी कि वो बहुत डरा हुआ है। तभी अरमान ने एक पेन ड्राइव उसकी तरफ करते हुए कहा, तेरी फिल्म का ट्रेलर देख। शंकर जो अरमान का आदमी था, उसने वो पेन ड्राइव उठाकर रणधीर के पास पड़े लैपटॉप में लगाई और एक वीडियो ऑन कर दिया और लैपटॉप रणधीर के करीब रखकर बोला, ले अपनी फिल्म का ट्रेलर देख। रणधीर की नजर लैपटॉप पर गई और वो उसे हैरानी से देखने लगा। उसने देखा वो एक वीडियो था जिसमें वो अपने बार में ड्रग डीलिंग करते हुए दिख रहा है, तो किसी में शराब की डील करते हुए। ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस थी। उसमें बहुत सारी वीडियो को जोड़कर वो वीडियो बनाई गई थी, लेकिन लास्ट के सीन ने रणधीर को पूरी तरह से चौंका दिया, जिसमें रणधीर किसी से बात करते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो भाऊ, आज रात शराब और शबाब आपके फार्म हाउस में आ जाएंगे और आप पुलिस की टेंशन मत लो, मेरे आदमी उन्हें संभाल लेंगे। रणधीर बहुत हैरान हो जाता है और अरमान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने ये सब कैसे किया? अरमान बोला, ये मत पूछो कि ये सब कैसे किया, ये सोचो कि वीडियो बाहर मीडिया और पुलिस में आ गई तो तेरा क्या होगा। सिंपल डील है, तू मुझे उस प्रॉपर्टी के पेपर दे दे, बदले में मैं तुझे इस वीडियो की सारी कॉपीज और ये पेन ड्राइव भी तुझे दे दूंगा। चॉइस इज योर्स, पर जल्दी, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं। रणधीर कुछ देर सोचता है और बोलता है, ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग मुझे कभी इस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल नहीं करोगे और इस वीडियो की सारी कॉपीज मुझे दे दोगे? कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? अरमान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुंबई शहर में अरमान मलिक की जुबान की कीमत है और मैं तुम्हें जुबान देता हूँ कि धोखेबाजी हमारे धंधे में नहीं होगी। तुम्हारी सारी वीडियो और उसकी कॉपी तुम्हें मिल जाएगी। रणधीर, ठीक है, मुझे सारी वीडियोस दे दो, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर देता हूँ। मोहन ने उससे पहले पेपर देने को कहा तो रणधीर उठकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गया और लॉकर खोलकर पेपर निकालकर मोहन की तरफ बढ़ा दिए। मोहन ने पेपर चेक किए और इशारे से अरमान से पेपर ठीक होने की बात बताई। राजू ने लैपटॉप से निकालकर पेन ड्राइव और कुछ सीडीज रणधीर को दे दी। रणधीर ने लपक कर उन सीडीज और पेन ड्राइव को ले लिया। अरमान उठा और अपने आदमियों के साथ रणधीर के कमरे से बाहर आ गया। वहां से निकलकर अरमान और उसके आदमी अपनी गाड़ियों में आकर बैठ गए। अरमान की गाड़ी शंकर चला रहा था। शंकर ने अरमान से पूछा, भाई अब कहाँ चलना है? अरमान, राज सिंह के घर। शंकर ने गाड़ी राज सिंह के घर की तरफ दौड़ा दी। आधे घंटे के सफर के दौरान अरमान अपना सर सीट से टकराकर कुछ सोचने लगा और आंखें बंद कर ली। लगभग आधे घंटे के बाद शंकर ने गाड़ी रोकी और अरमान से कहा, भाई हम आ गए। अरमान ने अपनी आंखें खोली और अपने आदमियों के साथ बाहर आ गया और राज के बंगलों के अंदर गया। राज सिंह अपने हॉल के बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। शायद वो इंतजार कर रहा था अरमान का। सामने से आते हुए उसकी नजर अरमान पर पड़ती है तो वो उसकी तरफ दौड़ कर आया और बोला, मुझे पता था तुम ही हो इस पूरे मुंबई शहर में जो इस काम को कर सकते हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरमान बिना कोई जवाब दिए हॉल में रखे सोफे पर विराजमान हो गया। राज भी उसके सामने बैठ गया और बोला, लाओ अरमान, वो फाइल मुझे दे दो। बहुत इंतजार किया है इस प्रॉपर्टी का मैंने। अरमान उसकी तरफ बिना देखे मुस्कुराते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है मिस्टर राज, पहले हम हमारी डील की बात कर लें। राज ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और एक बैग टेबल पर रखते हुए कहा, तुम्हारे काम की कीमत इस बैग में है। अरमान उस बैग को खोलता है और देखता है वो बैग पैसों से भरा हुआ था। अरमान ने वो बैग वहीं छोड़ दिया और राज की तरफ देखते हुए बोला, इस बार मुझे पैसे नहीं, कुछ और चाहिए तुमसे। राज हैरानी से, पैसे नहीं तो फिर क्या चाहिए तुम्हें अरमान? अरमान ने इशारे से शंकर को कुछ कहा और उसने एक फाइल राज के हाथों में थमा दी। राज ने उस फाइल को खोलकर पढ़ना शुरू किया और गुस्से में उस फाइल को टेबल पर फेंक कर खड़ा हो गया और बोला, ये क्या मजाक है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
अरमान शांति से बोला, मुझे इन जमीन के पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए, जिस पर साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि तुम ये जमीन अनाथ आश्रम के लिए दान दे रहे हो। सिंपल है मिस्टर राज, जमीन के बदले जमीन। और बात रही मजाक की, तो मैं अपने धंधे में मजाक नहीं करता। राज, और अगर मैं इन पेपर्स पर साइन ना करूं तो? अरमान, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। तुम अपने अंकल की करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए ये एक छोटा टुकड़ा जमीन मुझे तो दे ही सकते हो। फैसला तुम्हें करना है। इन पेपर्स पर साइन कर दो और अपने अंकल की प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझसे ले लो, या फिर पहले की तरह अपने अंकल के आगे पीछे घूमो और ये प्रॉपर्टी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये बात तुम भी बखूबी जानते हो। राज, और इस सौदे से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अरमान की तरफ देखते हुए, अरमान, मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम ये है कि इन पेपर्स पे साइन करो और तुम मुझसे अपने अंकल की प्रॉपर्टी के पेपर्स लो। राज उन पेपर्स पर साइन करता है और मोहन की तरफ बढ़ा देता है। मोहन दोबारा उन पेपर्स को देखकर अरमान की तरफ देखता है और इशारे से सब ठीक है बताता है। अरमान एक फाइल अपने शर्ट से निकालकर राज को देता है। राज उस फाइल को उठाकर पढ़ने लगता है और अरमान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए ये सौदा घाटे का था अरमान, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम चाहते तो इन लाखों रुपयों को ले सकते थे, फिर तुमने मामूली सी जमीन क्यों मांगी? अरमान ने सोफे से उठते हुए जवाब दिया, कुछ जगह फायदे और नुकसान नहीं देखे जाते मिस्टर राज। राज ने सुनकर अरमान से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, तुम्हें समझना उस भगवान के भी बस की बात नहीं। अरमान बिना कुछ कहे अपने आदमियों के साथ राज के बंगलों से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। अरमान की गाड़ी में उसके साथ राजू, शंकर और मोहन थे और अरमान ड्राइविंग सीट पर। अरमान ने गाड़ी स्टार्ट की और हाईवे की तरफ घुमा दी। लगभग 15 मिनट बाद अरमान अपनी गाड़ी सड़क पर चला रहा था, तभी 3 लड़के सड़क के किनारे चलते हुए एक लड़के को अरमान की गाड़ी की तरफ धक्का दे देते हैं। अरमान की गाड़ी स्पीड में थी। अरमान ने ये सब देखकर ब्रेक लगा दिया, लेकिन गाड़ी उस लड़के से टकरा गई और वो लड़का वहीं बेहोश हो गया और गिर गया। 2 लड़के जिसने उस लड़के को धक्का दिया था, वो ये सब देखकर घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। अरमान अपनी गाड़ी से उतरकर बेहोश हुए लड़के की तरफ भागता है। उसने देखा लड़के के सर पर चोट लगी थी और हाथों पैरों में खरोच भी आई थी। अरमान उस लड़के को उठाकर गाड़ी में बिठाकर खुद भी बैठ गया और राजू ने जल्दी से गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। 10 मिनट में अरमान की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर थी। अरमान अपनी गाड़ी से उतारकर उस लड़के को गोदी में लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। उसके पीछे उसके सारे आदमियों ने दौड़ लगा दी। अरमान को देखते ही वार्ड बॉय ने सलाम किया और जल्दी से डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने एक्सीडेंट केस देखते ही कहा, इनकी फैमिली कहाँ है? अरमान ने उससे सारी बात बताई। डॉक्टर, देखिए मिस्टर, ये एक एक्सीडेंट केस है, बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए हम इस पेशेंट को छू भी नहीं सकते। अरमान गुस्से में अपनी जीन्स में कमर के पीछे से एक गन निकालकर डॉक्टर के सर पर रख देता है और उससे बोलता है, इतना टाइम नहीं है इस लड़के के पास डॉक्टर, इस लड़के का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर। अगर इस लड़के को कुछ भी हुआ ना तो तेरा पोस्टमार्टम मैं इन्हीं हाथों से करूंगा, वो भी बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, समझा? ये सब देखकर डॉक्टर डर गया और उसने जल्दी से उस लड़के को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया। अरमान वहीं खड़ा हो गया। तभी एक नर्स वहां आई और अरमान की तरफ कुछ पेपर्स देते हुए बोली, सर, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। अरमान ने जल्दी से उन पेपर्स पर साइन करके नर्स की तरफ बढ़ा दिए। नर्स ने कहा, जल्दी से जल्दी पेशेंट की फैमिली को बुला लीजिए। ये कहकर नर्स वहां से चली गई। अरमान वहीं कॉरिडोर में बड़े बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस लड़के की फैमिली का पता कैसे लगाऊं। इतनी देर में मोहन हॉस्पिटल के अंदर आया और उसने एक स्कूल बैग अरमान के हाथों में थमा दिया और बोला, भाई, ये बैग उस लड़के का है, क्या पता हमें इस बैग में उस लड़के की कोई आईडी मिल जाए जिससे हम उसके बारे में पता कर सकें। अरमान ये सुनते ही बैग खोलता है और बुक्स पर लिखे नाम को पढ़ता है। बुक्स पर जो नाम था वो था अमित शर्मा। अरमान ने पूरा बैग छान मारा, लेकिन उसे सिर्फ उस लड़के के नाम के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तभी अरमान की नजर
बैग की आगे वाली छोटी सी पॉकेट की तरफ बढ़ती है। उसने वो पॉकेट जल्दी से खोली और उसमें उसे एक कीपैड वाला छोटा फोन मिलता है। उसने जल्दी से वो फोन निकाला और उसके कॉन्टैक्ट नंबर जो उसकी फैमिली के नाम से सेव हो उसे ढूंढने लगा। उस फोन में 15 या 20 नंबर सेव थे। सबसे ऊपर एक नंबर सेव था जो दीदी के नाम से था। अरमान ने जल्दी से वो नंबर लिया और रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से कहा कि वो इस नंबर पर फोन करके अमित की फैमिली को बुला ले। लड़की ने पास पड़े लैंडलाइन फोन से वो नंबर डायल किया और फोन पिक करने का इंतजार करने लगी। अनाया अपने केबिन में बैठकर अपने नेक्स्ट इवेंट में होने वाली चीजों को लेकर बात कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर है। उसने फोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई। मैं सिटी हॉस्पिटल से प्रियंका बात कर रही हूँ। क्या आप किसी अमित शर्मा को जानती हैं? अनाया ये सुनकर घबरा गई और बोली, हाँ, लेकिन बात क्या है? अमित शर्मा मेरे भाई हैं। प्रियंका, मैम आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है और आप जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कीजिए। ये सुनते ही अनाया के हाथ से उसका फोन छूटकर गिर गया। अपूर्वा ने जब ये देखा तो वो भी घबरा गई और अनाया से पूछा, क्या हुआ? किसका कॉल था? इतनी परेशान क्यों है? अनाया ने उसे हॉस्पिटल से आने वाले कॉल के बारे में बताया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, मुझे जल्दी से जल्दी सिटी हॉस्पिटल जाना होगा। ये कहकर उसने अपना बैग उठाया और अपने केबिन से निकल गई। पीछे से अपूर्वा की आवाज आई, रुक, मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। ये कहकर अपूर्वा ने भी अपना बैग उठाया और अनाया के साथ पार्किंग में आ गई। जल्दी से अनाया ने अपनी एक्टिवा उठाई और अपूर्वा के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। दूसरी तरफ अरमान अमित शर्मा की फैमिली का इंतजार कर रहा था रिसेप्शन के पास पड़े एक सोफे पर। तभी उसने देखा 2 लड़कियां भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर आई और रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछा, क्या अमित शर्मा यहाँ एडमिट है? मैं उनकी बहन हूँ, क्या मैं उनका रूम नंबर जान सकती हूँ प्लीज? रिसेप्शन पर बैठी लड़की प्रियंका ने उन्हें बोला, मैम रूम नंबर 235 किया जा रहा है, आप उनसे मिल सकती हैं, सेकेंड फ्लोर पर रूम नंबर 235। ओके, थैंक यू। और उसके पीछे अपूर्वा। जल्दी से वो दोनों लिफ्ट में चले गए। अरमान समझ गया कि इन दोनों में से कोई अमित शर्मा की बहन है, लेकिन अरमान ने अभी तक उनमें से किसी का चेहरा नहीं देखा था। वो उनसे बात करने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले लिफ्ट चली गई। अरमान सीढ़ियों से भागता हुआ सेकेंड फ्लोर पर पहुंचा और उसने रूम नंबर 235 ढूंढा। उस कमरे के बाहर ही उसके सारे आदमी खड़े थे। अरमान उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने बताया कि लड़के के परिवार में से उसकी बहन आई है। ये कहकर उन्होंने रूम की तरफ इशारा किया। अरमान उस रूम के अंदर गया। उसके पीछे उसके सारे आदमी भी रूम में आ गए। अरमान ने देखा एक लड़की उस लड़के का हाथ पकड़कर बैठी थी। अरमान की तरफ उस लड़की की पीठ थी। अरमान अब भी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया। तभी डॉक्टर की एक टीम अंदर आई और उस लड़के का चेकअप करने लगी। 2 मिनट बाद एक डॉक्टर ने बोलना शुरू किया, देखिए मैम, आपके भाई के सर में चोट लगी है, जिसकी वजह से इनका काफी खून बह गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपका भाई जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो तो शुक्र है इन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए मिस्टर मलिक, नहीं तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती। डॉक्टर ने दरवाजे पर खड़े अरमान की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने अपना बोलना जारी रखा, मिस्टर मलिक की गाड़ी से आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वही आपके भाई को हॉस्पिटल लेकर आए थे और उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर ली हैं। वो लड़की अभी भी अरमान की तरफ पीठ करके बैठी थी। उस लड़की ने डॉक्टर की सारी बातें सुनी और अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अरमान की तरफ बढ़ गई। वो लड़की अनाया है। ये देखकर अरमान हैरान हो गया। अनाया अरमान की तरफ बढ़ी। अरमान कुछ बोल पाता इससे पहले ही अनाया ने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर चढ़ दिया। अरमान के आदमियों ने ये देखकर अपनी गन निकाली, तरफ तान दी। अरमान ने एक नजर अनाया को देखा, फिर अपने एक हाथ से गन नीचे करने का इशारा किया अपने आदमियों को। अनाया अभी भी गुस्से में थी। उसने अरमान का कॉलर पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतनी देर में अपूर्वा भागती हुई आती है और अनाया को अरमान से दूर करती है। अनाया अमित का हाथ थामकर वापस उसके पास बैठ जाती है।
अरमान अभी भी ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। पहले उसके हाथों से अनाया के भाई का एक्सीडेंट होना, फिर अनाया का दोबारा इस तरह मिलना, ये सब सोचते हुए अरमान रूम से बाहर आ गया और उसके सारे आदमी भी उसके पीछे पीछे आकर कॉरिडोर में उसके पीछे खड़े हुए। उनमें से राजू ने बोलना शुरू किया, भाई आपने हमें क्यों रोका? उसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर हाथ उठाने की? आपकी गलती ही नहीं थी भाई, वो लड़का खुद हमारी गाड़ी के नीचे आया था, हमने तो उस पर एहसान किया है उसे हॉस्पिटल लाकर। और उस साली 2 टके की लड़की। राजू इससे पहले अपनी बात खत्म कर पाता, अरमान ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसकी गूंज पूरे हॉस्पिटल को सुनाई दे रही थी। दीवार के सहारे राजू को लगाकर गर्दन से ऊपर उठाते हुए अरमान चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के बारे में इस तरह बोलने की? तेरी जुबान खींच लूंगा अगर दोबारा उस लड़की का नाम तेरी जुबान पर आया इस तरह। ये कहकर अरमान ने उसे फर्श पर फेंक दिया और वापस आकर कॉरिडोर में खड़ा हो गया। राजू को बाकी खड़े आदमियों ने उठाया और पास पड़ी बेंच पर बिठाया। मोहन ने राजू को पानी पीने को दिया और अरमान के रूप को देखकर सब हैरान थे। इससे पहले कभी अरमान ने इस तरीके से उनसे बर्ताव नहीं किया था। वो सब लोग सालों से अरमान के लिए काम कर रहे थे, पर अरमान ने कभी उन पर हाथ उठाना तो दूर ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। तभी अरमान ने सबको वहां से जाने के लिए बोला, मोहन। पर भाई आप यहाँ अकेले? अरमान मोहन की बात काटता हुआ चिल्लाकर बोला, आई सेड लीव। ये तरीका देखकर सबने वहां से निकलने की ही अपनी भलाई समझी। अरमान के बर्ताव को देखकर सब परेशान थे। इधर अनाया रूम में बैठकर सिर्फ अमित को देखे जा रही थी। उसकी पलकें गीली थी। अनाया की हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी, उसकी आंखें लाल थी। अपूर्वा ने उसे समझाने के लिए बोला, इस तरह रोएगी तो तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी, फिर अमित को कौन संभालेगा? अपूर्वा ने एक टिश्यू पेपर अनाया की तरफ बढ़ाया। अनाया ने उसे लेकर अपने आंसू पोंछे और रोना बंद किया। अपूर्वा ने उसे गले लगाया और बोली, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने भी तो यही बोला है ना कि अमित खतरे से बाहर है, तो टेंशन किस बात का है? तेरा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। तू बहुत स्ट्रांग लड़की है, तू भी ऐसे रोएगी तो अमित क्या सोचेगा कि उसकी बहन उसके एक छोटे से एक्सीडेंट पर इस तरह टूट गई। अपूर्वा ने अनाया को वापस उसकी जगह पर बिठाया और अनाया ने अमित का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, अपूर्वा अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? अपूर्वा भी वहाँ बैठ गई और बोली, कुछ हुआ तो नहीं ना? जिसकी गाड़ी से अमित का एक्सीडेंट हुआ वो लड़का खुद उसे हॉस्पिटल लेकर आया और उसकी जान बचाई। वो चाहता तो अमित को वहीं छोड़कर दर्द में तड़पता हुआ भाग सकता था, लेकिन उसने अपनी इंसानियत दिखाई और हमारे भाई को लेकर हॉस्पिटल आया। अपूर्वा ने अनाया को वापस उसकी जगह पर बुलाया और अनाया ने अमित का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, अपूर्वा अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? अपूर्वा भी वहाँ बैठ गई और बोली, कुछ हुआ तो नहीं ना? जिसकी गाड़ी से अमित का एक्सीडेंट हुआ वो लड़का खुद उसे हॉस्पिटल लेकर आया और उसकी जान बचाई। वो चाहता तो अमित को वहीं छोड़कर दर्द में तड़पता हुआ भाग सकता था, लेकिन उसने अपनी इंसानियत दिखाई और हमारे भाई को लेकर हॉस्पिटल आया। अनाया, तुझे समझने की जरूरत है, वो आदमी बुरा नहीं है, बस जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट था। ये बोलकर अपूर्वा चुप हो गई। अनाया ने कुछ देर बाद अपूर्वा से कहा, तू घर जा, मुझे लेट हो रहा है, मैं यहाँ अमित के पास हूँ, सुबह मिलते हैं। अपूर्वा, यार मैं तुझे यहाँ इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अनाया, यार समझने की कोशिश कर, तेरे घर वाले चिंता कर रहे होंगे और हम दोनों की फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। तेरा फोन ऑफ आने पर उनकी टेंशन का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अपूर्वा, ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन सुबह वापस आऊंगी, तो प्रॉमिस कर अपना ध्यान रखेगी और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा प्रॉमिस, अनाया ने बोला। तो अपूर्वा ने बैग उठाया और रूम से बाहर आ गई। रूम से बाहर निकलते वक्त अपूर्वा की नजर अरमान पर गई, जो बाहर कॉरिडोर में बेंच पर बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। अपूर्वा मन में सोचने लगी, शायद मैंने इस लड़के को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? अपूर्वा ये सोचते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अनाया रूम में बैठी थी। उसे कुछ पुरानी यादों ने घेर लिया।
उसने सर बेड के कोने में रख दिया और वो अपने बीते हुए कल में चली गई। उस वक्त अनाया 14 साल की थी जब वह पहली बार अमित से मिली। अमित अनाया की मासी का बेटा था। उनकी मौत के बाद अनाया ने कभी अमित को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अनाया जॉब करती और साथ में पढ़ाई भी। वहीं अमित को भी उसने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया था। पिछले 7 सालों में कितना कुछ बदल गया था और अमित की इस हालत के बारे में सोचकर उसकी आंखें एक बार फिर भर आई। तभी एक नर्स अंदर आई और अनाया से बोली, मैम आपको नीचे बुलाया है रिसेप्शन पर, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, आप चलिए मैं आती हूँ। ये बोलकर अनाया अपनी जगह से उठी और रूम से बाहर आ गई। बाहर निकलते ही उसकी नज़र अरमान पर गई जो बेंच पर आंखें बंद किए बैठा था। अनाया ने मन ही मन सोचा, ये अभी तक यही है, गया क्यों नहीं? सोचते हुए अनाया लिफ्ट की तरफ बढ़ी और रिसेप्शन पर जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करने में बिजी हो गई। अरमान ने अनाया को लिफ्ट की तरफ जाते हुए देख लिया था। वो अंदर गया, वहीं अमित के पास बैठ गया। अमित को देखने लगा। तभी अरमान ने देखा अमित को होश आ रहा था। अमित ने अरमान से पानी मांगा। अरमान ने जल्दी से उसे पानी पिलाया और तकिए का सहारा देकर बेड पर बिठाया। अरमान बोला, तुम ठीक हो? अमित इस अनजान इंसान को देखकर थोड़ा डर जाता है और पूछता है, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आया? अरमान उसे शांत रहने के लिए बोलता है और बताता है, मेरी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन तुम अब बिल्कुल ठीक हो। अमित ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और पूछता है, मेरी दीदी कहाँ है? उन्हें सब नहीं पता है, वो घर पर मेरा इंतजार करेंगी, मुझे घर जाना होगा अभी। अरमान, तुम्हारी बहन यही है, वो रिसेप्शन पर गई है कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने। ये सुनकर अमित थोड़ा शांत होता है और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। इस बीच में अरमान अमित को खाना खिलाता है और उसे उसकी दवाइयाँ देता है। दूसरी तरफ अनाया सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती है और अरमान को अमित के कमरे में देखकर हैरान रह जाती है। वो गुस्से से अरमान की तरफ बढ़ती है। वो देखती है अरमान और अमित आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। अनाया अपना सारा गुस्सा छोड़कर अमित को आकर गले से लगा लेती है और पूछती है, भाई ठीक है ना? अमित मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द है। अनाया ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है। अरमान दरवाजे के पास खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था। अनाया ने अरमान की तरफ देखा और उसके पास आकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुमने जो किया उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? अरमान चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था और अनाया को देख रहा था। अनाया अरमान को आगे कुछ बोलती इससे पहले अमित बोल पड़ा, प्लीज में सर की कोई गलती नहीं है, मेरा एक्सीडेंट सर की वजह से नहीं हुआ। ये सब सुनकर अनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरमान की तरफ देखती है और अमित से बोलती है, क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? अमित, ये एक्सीडेंट सिर्फ मेरे दोस्तों की वजह से हुआ। दरअसल मैं अपने ट्यूशन से वापस आ रहा था रोहन और मोंटी के साथ। हम लोग हंसी मजाक करते हुए सड़क के किनारे चल रहे थे। मोंटी ने मुझे धक्का दे दिया रोड की तरफ, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ा और अरमान की तरफ इशारा करते हुए मैं इनकी गाड़ी से टकरा गया। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे बचाने की, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी समझने का टाइम ही नहीं मिला। आप मेरा यकीन मानिए दी, मेरे एक्सीडेंट में इनकी कोई गलती नहीं है। अनाया सब सुनकर हैरान हो जाती है। तभी उस दरवाजे की तरफ देखा तो अरमान वहाँ से जा चुका था। ये सब देखकर अनाया परेशान हो गई और सोचने लगी, ये सब मैंने क्या कर दिया? मैंने उस इंसान को उस चीज़ की सजा दी जो उसकी गलती ही नहीं थी। अनाया अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी पूरे दिन में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो एक वीडियो की तरह उसके चेहरे के आगे घूम गया। किस तरह उसने अरमान को थप्पड़ मारा और उसकी बेइज्जती की, लेकिन उस लड़के ने बदले में उसे कोई जवाब नहीं दिया। इतना सब कुछ सुन के भी वो चुप क्यों है? उसे मुझे सच बताना चाहिए था। अनाया को भी ये सब सोचकर चक्कर आ रहे थे कि उसने क्या कर दिया। अमित अब खुद सो चुका था। रात के 1 बज रहे थे। हॉस्पिटल में शांति। अनाया के बारे में सोच रही थी। अब अनाया का कमरे में दम घुट रहा था। उसने एक नजर अमित को देखा तो वो गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर अनाया को सुकून मिला और वो सोफे से उठकर कमरे से बाहर आ गई। बाहर निकलते ही उसने देखा अरमान कॉरिडोर में खड़ा है और उसके हाथ में एक सिगरेट थी।
अनाया ने सोचा मुझे इससे माफी मांगनी होगी और इससे अच्छा और कोई टाइम नहीं होगा। सोचकर अनाया कॉरिडोर की तरफ बढ़ी और अरमान से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। अनाया मन में सोच रही थी कि शुरुआत कहाँ से और कैसे करे। तभी अरमान की नजर उसके साथ खड़ी अनाया पर गई। देखकर अरमान ने अपनी सिगरेट बुझा दी। अनाया ने अरमान की तरफ देखकर बोलना शुरू किया, सॉरी मिस्टर मलिक। अरमान जो सुनकर चौंक गया और नीली नीली आंखों से अनाया को देखने लगा। उसने देखा कि अनाया अपनी खूबसूरत उंगलियों को आपस में उलझा कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अनाया ने बहुत हिम्मत की और बोली, मुझे पता नहीं था इस एक्सीडेंट के पीछे की वजह कौन है और मैंने गुस्से में आपको थप्पड़ मार दिया और आपको बहुत कुछ गलत बोला। शायद आप मुझे कभी माफ ना करें, लेकिन अपनी गलती मानकर सॉरी बोलना मेरा फर्ज है। मुझे नहीं पता मुझे उस वक्त कैसे रिएक्ट करना चाहिए था। मुझे बस गुस्सा आया और मैंने सब कुछ खराब कर दिया। ये बोलकर अनाया ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। अरमान अभी भी अनाया की तरफ देख रहा था। उसका ध्यान उसकी बातों पर कम, उसके चेहरे पर ज्यादा था। अनाया जिस तरह से माफी मांग रही थी, जिस तरह से अपना मासूम चेहरा बनाकर बातें कर रही थी, ये सब उसे अब बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर वो अपने पूरे दिन की सारी बातें भूल गया, जिन बातों पर थोड़ी देर पहले तक उसे गुस्सा आ रहा था। अरमान अनाया की तरफ देखते हुए बोला, इट्स ओके। अनाया ने जब ये सब सुना तो उसने अरमान की तरफ देखा। वो बाहर आसमान की तरफ देख रहा था और काफी गुस्से में लग रहा था। अनाया ने सोचा कि वो उसे डांटेगा और उस पर चिल्लाएगा, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बोलकर झगड़ा करेगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अरमान को देखकर और उसके बारे में सोचकर ही अनाया मुस्कुरा उठी। अनाया और अरमान काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहे और चांद को देखते रहे। कुछ देर बाद अनाया नीचे की तरफ बनी कैंटीन में गई। अपने हाथों में 2 चाय के गिलास लेकर वापस आई। उसने चाय अरमान की तरफ बढ़ा दी और खुद उसके साथ खड़े होकर चाय पीने लगी। अरमान चाय पीते पीते चुपके से अनाया को फिर से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, और वहीं अनाया खुले आसमान में चांद को देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे ज्यादा खुश वो इस बात से थी अरमान ने माफ कर दिया था। अरमान ने अपनी चाय खत्म की और अनाया से बोला, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। ये सुनकर अनाया बोली, मिस्टर मलिक, आपको अपने घर चले जाना चाहिए। आप शाम से आए हैं और आपकी फैमिली को आपकी टेंशन हो रही होगी। आपने जो कुछ भी किया, शायद आपकी जगह कोई और होता तो कभी ना करता। थैंक यू सो मच। ये सुनकर अरमान बोला, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे भाई की जगह और कोई भी होता तो मैं उसके लिए भी यही करता जो तुम्हारे भाई के लिए कर रहा हूँ। गलती की है, उसे सुधारना भी तो मुझे ही पड़ेगा, और जब तक तुम्हारा भाई ठीक नहीं हो जाता, मैं इस हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाने वाला। वो मेरी जिम्मेदारी है। अनाया ये सब सुनकर चुप हो गई। अनाया की नजर अब अरमान की व्हाइट शर्ट पर थी, जिस पर अमित के खून के निशान थे। वो शर्ट पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। ये देखकर अनाया एक बार फिर डर गई। शायद उसका बीता हुआ कल कभी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी और उसे भूलना चाहती थी। अनाया अमित के रूम में जाकर पास पड़े सोफे पर बैठ गई और वो थोड़ी देर में सो गई। दिन भर की थकान के बाद अनाया काफी थक गई थी। अरमान कॉरिडोर में खड़ा उसे देख रहा था। अरमान ने अपना फोन निकाला और शिवन्या को फोन किया। शिवन्या फोन उठाते ही अरमान पर बरस पड़ी। भाई, आप कहाँ हैं शाम से? आपका फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? आपको अंदाजा भी है ये सब सोचकर मेरी क्या हालत हो गई? अरमान शिवन्या की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। अरमान ने सोचा कि शिवन्या अपनी सारी भड़ास निकाल कर चुप हो जाएगी, लेकिन जब अरमान ने देखा कि शिवन्या चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो अरमान बोल पड़ा, ओह मेरी माँ, चुप होने का क्या लेगी? मेरी बात तो सुन। शिवन्या, कुछ नहीं सुनना भाई, और समझना भी नहीं है। आप कितनी देर में घर आ रहे हो ये बताओ। अरमान, गुड़िया, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और मैं इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में हूँ। शिवन्या ये सुनकर घबरा गई और बोली, भाई क्या हुआ? आप तो ठीक है ना? अरमान,
रुक जा मेरी शताब्दी एक्सप्रेस, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। ये बोलकर अरमान ने उसे एक्सीडेंट से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी जो भी उसके साथ हुआ था। शिवन्या को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया और बोली, क्या उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई आप पर हाथ उठाने की? वो अरमान मलिक को जानती नहीं है क्या? अरमान ने उसकी बातें बीच में काट कर बोला, गुड़िया, इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। उसकी जगह मैं भी होता तो शायद उससे भी ज्यादा गंदा बर्ताव करता और उसने मुझसे माफी भी मांगी है अपनी गलती के लिए। और जो कुछ भी हो उसमें गलती मेरी भी थी शायद। मैं गाड़ी की कम स्पीड पर चलता तो एक्सीडेंट होता ही नहीं। ये बोलते हुए अरमान की नजर सोफे पर सोती हुई अनाया पर पड़ती है और वो सब कुछ भूलकर अनाया को देखने लगता है। चांदनी रात में खिड़की से आती हुई रोशनी अनाया के चेहरे पर पड़ रही थी जो कि उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। इन सब बातों से बेखबर होकर अनाया किसी बच्चे की तरह सोफे पर सो रही थी। अनाया को इस तरह सोता देखकर अरमान को एक अजीब सा सुकून मिला। हमेशा इस तरह देखना चाहता था। ऐसे ही चलता रहता अगर शिवन्या की आवाज उसके कानों से लगी हुई फोन में से होकर नहीं आती। अरमान ने ध्यान दिया तो उधर से शिवन्या फोन पर चीख रही थी, भाई कहाँ खो गए? मैंने कुछ बोला है, आपने सुना या नहीं? अरमान, हाँ मैं यही हूँ, बोल क्या कह रही थी उड़िया? शिवन्या, मैं ये कह रही हूँ भाई कि मैं भी हॉस्पिटल आ रही हूँ आपसे मिलने। अरमान, गुड़िया रात के 2 बजे इस टाइम तेरा यहाँ आना सही नहीं है, तो सुबह आ जाना, लेकिन अभी तो सो जा आराम से, समझी? शिवन्या, सुबह मैं आ रही हूँ भाई। अरमान, आते वक्त मेरे कपड़े भी लेते आना, मेरी शर्ट खराब हो गई है। शिवन्या, ओके भाई, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट। अरमान फोन काट देता है और कॉरिडोर में बड़े बेंच पर बैठ जाता है। वहाँ से सोती हुई अनाया को साफ देखा जा सकता था। अरमान उसे देखकर सोचने लगता है, मुझे ये क्या हो रहा है? क्यों मैं इस लड़की की तरफ खिंचा चला जाता हूँ? क्यों इसे देखकर दिल को सुकून मिलता है? इससे पहले न जाने कितनी लड़कियां आई और गई, पर कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई जैसी इस लड़की को देखकर आती है। क्यों उसका ख्याल दिमाग से जाता ही नहीं है? क्या मुझे इस लड़की से प्यार हो गया? ये सोचकर ही अरमान अपना सिर झटक देता है, उठकर खड़ा हो जाता है। नहीं, मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता। मैं कैसे सोच सकता हूँ ऐसे ख्वाबों को देखना जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। दुनिया की नजर में गुंडा, और वो नॉर्मल लड़की है। अगर उसे मेरे गैंगस्टर होने के बारे में पता भी चल जाएगा तो वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। मुझसे प्यार करना तो दूर की बात है। नहीं, मुझे मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। हाँ, मैं अब यही करूँगा। ये सोचते हुए अरमान ने एक सिगरेट जलाई और उसके कश भरने लगा। तभी उसने अपने पीछे किसी के आने की आहट महसूस की। पीछे पलटा तो उसने देखा अनाया उसके ठीक पीछे खड़ी थी, उसे ही देख रही थी। अरमान ये देखकर थोड़ा हड़बड़ा गया और उसके हाथ से सिगरेट छूटकर गिर गई। अनाया अरमान की तरफ आई और बोली, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? आपको सो जाना चाहिए। और ये बोलते हुए अनाया उबासियां ले रही थी। शायद वो अभी भी नींद में ही थी। अरमान, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं यहीं ठीक हूँ। यहाँ पर सोने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अनाया उबासियां लेते हुए बोली, बात तो आपकी सही भी है, लेकिन क्या करें, सारी रात यहाँ ऐसे खड़े होकर भी तो नहीं बिताई जाती। एक आइडिया है मेरे पास। ये बोलते हुए अनाया ने अरमान का हाथ पकड़ा और खींचकर अंदर रूम में ले गई। हम इन सोफों पर सो सकते हैं। अरमान, जो अनाया के इस तरह छूने के एहसास में डूबा हुआ था, वो अनाया से पूछ बैठा, कैसे? अनाया, आप इस सोफे पर सो जाना और मैं इस छोटे सोफे पर सो जाऊंगी, ओके ना? हाँ ओके, कहकर अरमान सोफे पर लेट गया और अनाया अपने सोफे पर। कुछ देर में दोनों सो गए। काफी थके होने की वजह से दोनों की नींद बहुत गहरी थी। अरमान को आदत थी जल्दी उठने की, जिसने उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। अरमान उठा तो उसने अपनी घड़ी पर नजर घुमाई जो सुबह के 6 बजने का इशारा कर रही थी। अरमान उठा तो उसने देखा अनाया अभी भी सो रही थी, किसी बच्चे की तरह। अनाया को इस तरह सोता देखकर एक बार फिर अरमान मुस्कुरा उठा, उठकर वॉशरूम गया और फ्रेश होकर वापस कमरे में आ गया। देखा अनाया अब उठ चुकी थी। तभी कमरे में शिवन्या की एंट्री होती है। वो अरमान को देखकर उसकी तरफ बढ़ती है। वो अरमान के गले लग जाती है और बोलती है,
भाई आप कैसे हो? इतनी सुबह शिवन्या को देखकर अरमान चौंक जाता है और उसे गले लगाते हुए जवाब देता है, मैं ठीक हूँ गुड़िया, लेकिन तू इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही है? शिवन्या, भाई रात भर से नहीं सो पाई ये सोचकर कि आप यहाँ हॉस्पिटल में कैसे रह रहे होंगे। अरमान, मैं ठीक हूँ गुड़िया, तुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनाया ये सोचने में लगी हुई थी, एक दिन की दूरी के बाद ये दोनों मिलकर कैसे भरत मिलाप कर रहे हैं। हद है यार, हॉस्पिटल के कमरे को मीटिंग हॉल बना रखा है। तभी अनाया का ध्यान टूटता है और वो देखती है शिवन्या उससे कुछ कह रही थी। अनाया बोली, सॉरी, आपने क्या कहा मैंने कुछ सुना नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। शिवन्या, आपके भाई अब कैसे हैं? आई मीन डॉक्टर कब तक उन्हें डिस्चार्ज करने वाले हैं? अनाया, जी मेरे भाई अब ठीक हैं और शायद आज शाम तक इसे घर ले जाने की परमिशन भी मिल जाएगी। शिवन्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपने मेरे भाई को उनकी गलतियों के लिए माफ कर दिया होगा। ये कहकर शिवन्या अरमान के साथ ही सोफे पर बैठ गई। अनाया नजर नीचे करते हुए बोली, गलती आपके भाई से नहीं मुझसे हुई है। मुझे बिना कुछ जाने इस तरह उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये सब सुनकर शिवन्या अरमान की तरफ देखती है। अरमान अभी भी अनाया को ही देख रहा होता है। शिवन्या अरमान को इस तरह देखकर अपनी कोहनी मारती है। अरमान अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है और शिवन्या की तरफ देखने लगता है। शिवन्या बात को संभालने के लिए बोलती है, इट्स ओके, गलती भाई की भी थी। उन्हें इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी थी जिस पर उनका कंट्रोल ही न हो। शिवन्या अरमान की तरफ देखते हुए, आई थिंक आपको अपनी शर्ट चेंज कर लेनी चाहिए भाई। खून से सनी हुई ये शर्ट बहुत भयानक लुक दे रही है। अरमान हंसकर हाँ में सर हिला देता है और सोफे से खड़ा हो जाता है। शिवन्या उसे अपने साथ में लाए हुए सामान में से एक ब्लैक शर्ट निकाल कर देती है। अरमान इन बातों के बीच में ये बिल्कुल ही भूल गया था कि अनाया इस वक्त उसके साथ ही कमरे में है। अरमान अपने खून से सनी शर्ट उतारता है, जिसे उतारने में शिवन्या उसकी हेल्प करती है। वो अरमान की शर्ट के बटन खोलती है, तभी दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलता है और सामने दिखाई देती है सबको अपूर्वा, जो इस वक्त सिर्फ अरमान को देखे जा रही है। अरमान की पर्सनालिटी और नेचर से तो वो कल रात ही इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन उसने अब जो देखा उसके लिए किसी सपने से कम नहीं। 6 फुट हाइट, गोरा जैसा किसी हीरो की तरह ढीला शरीर और उसकी नीली झील से भी गहरी आंखें। अपूर्वा ने ये सब शायद कल तक नोटिस नहीं किया था। अपूर्वा ये सब देखकर महसूस कर रही थी कि शायद ये सब एक सपना है। तभी अपूर्वा ने देखा अरमान अपनी शर्ट चेंज कर चुका था। कल उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी जो खून से सनी हुई थी और आज ब्लैक, जिसमें वो कल से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अब अपूर्वा की नजर अरमान से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरमान ने जब महसूस किया कि अपूर्वा उसे बहुत अजीब तरीके से देख रही है, तो उसने जल्दी से अपने शर्ट के बटन बंद किए और सोफे पर बैठ